सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of forward information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 29 मार्च के इतिहास पे। Today we are going to discuss the history of 29 मार्च और इसी डिस्कशन इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हिस्ट्री गुरु हमारे साथ में। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या घटा था ऐसा 29 मार्च के दिन जिसको रखना है आपको याद एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से। So let's proceed with the part and here comes the first event. 1857 was the year, 29 March was the date when the Mangal Pandey outbreak, the Indian rebel। तो अगर बात करें यहाँ पे तो मंगल पांडे की आउटब्रेक की बात हो रही है। समवॉट वी आर रिलेटिंग टू सिपाही म्यूटिनी, तो इसके बारे में और बेहतर जानेंगे आप ही से। जी हाँ व्यूअर्स, अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, 1857 के रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो जनक थे वह मंगल पांडे ही थे। बात की जाए 29 मार्च 1857, वही आज का यही वो दिन था जब मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह की शुरुआत की। और अगर हम बात करें उनकी जो नियुक्ति हुई थी वह कलकत्ता, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की 34वीं सिपाही जो उनकी रेजिमेंट थी उसमें उनकी नियुक्ति हुई थी। तो उसी रेजिमेंट में आज ही के दिन उन्होंने, अगर हम बात करें, कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया जो कि चर्बी वाले कारतूस कहे गए थे, इस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। और मंगल पांडे अपने धर्म के हिसाब से एक पंडित थे तो उन्होंने इन कारतूसों को यूज करने से इनकार कर दिया और विद्रोह छेड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आगे चल के उन्हें विद्रोह के लिए फांसी भी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस विद्रोह ने आगे चलकर 1857 की क्रांति, जिसे आधुनिक भारत या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है, की लिए आग में घी का काम किया। और आगे चल के कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति उन्हीं की वजह से हो पाई। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बर्थडे इवेंट की तरफ। किसका जन्मदिन होता है 29 मार्च के दिन, किसके जन्म हुए थे, किसके बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। द पर्सनालिटी व्हिच वी हैव विद अस दैट इज मिस्टर भवानी प्रसाद मिश्रा। 1913 वाज द ईयर, 29 मार्च वाज द डेट व्हेन भवानी प्रसाद मिश्रा वाज बोर्न। तो बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से जानेंगे कि इनके सोशल कंट्रीब्यूशंस क्या थे। बिल्कुल, अगर हम इनके बारे में बात करें, जाने माने साहित्यकार थे। आज ही के दिन 29 मार्च 1913 को इनका जन्म हुआ। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ही वाज हिंदी पोएट, एक हिंदी भाषा के कवि भी थे और साथ ही साथ ऑथर, राइटर यानी कि साहित्यकार और लेखक भी थे। ही वाज ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1972 में, यानी कि 1972 में, अपनी बुक बुनी हुई रस्सी के लिए। जी हाँ, उनकी बुक बुनी हुई रस्सी के लिए वह साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। और इनके अगर हम निधन की बात करें, जैसे कि हमने बर्थ की बात हमने यहाँ पर की, इसके साथ ही साथ इनके निधन की अगर हम बात करें तो इनका निधन 20 फरवरी 1985 में हुआ। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं डेथ पार्ट की तरफ कि किसकी पुण्यतिथि होती है, किनका निधन हुआ था, किनका देहांत हुआ था 29 मार्च के दिन। फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज मिस्टर उत्पल दत्त। 1993 वाज द ईयर, 29 मार्च वाज द वेरी सेम डे व्हेन उत्पल दत्त डाइड। और उत्पल दत्त की अगर हम बात करें सो वेरी वेल नोन पर्सनालिटी। बिल्कुल व्यूअर्स, चेहरा देखते हुए और उनकी पिक्चर देखते हुए आप सभी को याद आ चुके होंगे यह फेमस अभिनेता, फेमस एक्टर, लेकिन केवल एक्टर ही नहीं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, ही वाज द इंडियन एक्टर। अभिनेता होने के साथ साथ वह एक डायरेक्टर भी थे और साथ ही साथ राइटर और प्ले राइटर भी थे। जी हाँ, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1900, अगर माफी चाहूंगा, यहाँ पर उनके निधन की बात हो रही है तो उनका निधन हुआ था 1993 में। और अगर जन्म की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 29 मार्च 1929 में। जी हाँ, अच्छा, मतलब वेरी सेम डे। बिल्कुल, अगर हम बात करें 29 मार्च के दिन ही अगर हम बात करें और 1993 इनके देहांत की बात है। और अगर हम यहाँ पर बात करें 29 की बात हम करते हैं तो यहाँ पर उनका क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, उनका जन्म हुआ था। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से भी पुरस्कृत हो चुके थे 1990 में और साथ ही साथ नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित हुए थे 1970 में। तो जाने माने अभिनेता थे। आज ही के दिन इनका निधन हुआ था 1993। बिल्कुल, नेक्स्ट पर्सनालिटी जो है हमारे साथ वो है सियाराम शरण गुप्त। 1963 वाज द ईयर, 29 मार्च वाज द डेट व्हेन ही डाइड। यस, तो सियाराम शरण गुप्त की अगर हम बात करें तो अगेन अ पर्सनालिटी रिलेटेड टू लिटरेचर। बिल्कुल, अगर हम सियाराम शरण गुप्त की बात करते हैं, साहित्यकार थे, फेमस राइटर भी थे। इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म, अगर इनके जन्म की बात करते तो 4 सितंबर 1894 में इनका जन्म हुआ था, झांसी शहर जो कि उत्तर प्रदेश में आज पड़ता है। साहित्यकार के तौर पर उन्होंने अपनी कई कृतियों को भी पब्लिश किया। राइटर्स के तौर पर कई सारी कहानियां भी लिखी और कई तरह के पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। और अगर निधन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो आज ही के दिन 29 मार्च 1963 को इनका निधन हुआ। बिल्कुल, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अब हम आगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। FYI क्वेश्चन बैंक का एक और पेज आपके आज बुक में ऐड ऑन होगा। तो लेट्स लुक अपॉन टू द क्वेश्चंस एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। चीप मनी मीन्स, अल्प मूल्य मुद्रा का क्या अर्थ है? जी हाँ, चीप मनी को हम सस्ती मुद्रा या अल्प मूल्य मुद्रा भी कह सकते हैं। इसके अर्थ की बात की जा रही है तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए, लो रेट ऑफ इनकम, यानी आय की निम्न दर होना चाहिए।
लो लेवल ऑफ सेविंग यानी कि बचत की निम्न यानी बचत का निम्न स्तर होना चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी मंद स्तर की ब्याज या ब्याज का कम होना चाहिए, या लो रेट ऑफ लोन यानी मंद स्तर का ऋण होना चाहिए। क्या लगता है सस्ती मुद्रा यानी कि चीप मनी का क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल, तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या मंद स्तर का ब्याज। बिल्कुल, ऐसी मनी को हम चीप मनी की श्रेणी में रख सकते हैं जो हमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आसानी से मिल जाती है, और अगर ऐसी कोई मनी हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है तो उसे हम डियर मनी के तौर पर जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following step is helpful to control the inflation? निम्न में से कौन सा चरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन की अगर हम बात करें, रिडक्शन इन एसएलआर, अगर हम एसएलआर में कमी करें तो, रिडक्शन इन बैंक रेट, बैंक दर में कमी करें, इंक्रीज इन सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में बढ़ोतरी करें या वृद्धि करें, और आखिरी ऑप्शन की बात करें ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। So definitely if we talk about the answer, so here it is option नंबर डी। अगर हम बात करें उपरोक्त सभी, अगर हमें महंगाई पर कंट्रोल करना है, अगर हमें इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करना है तो हमें एसएलआर में कमी करनी होगी, इसी के साथ साथ बैंक दर में भी हमें कमी करनी होगी, और सीआरआर की अगर हम बात करते हैं तो सीआरआर में हमें वृद्धि करनी होगी। तो कहीं ना कहीं कमी और वृद्धि से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Definitely. So let's proceed with the next question. If a person publicly announces that he cannot repay his loans, it means that now he is. एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता है कि वह अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो इसका मतलब वह क्या है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज बैंकरप्ट यानी कि वह दिवालिया है। ऑप्शन सेकंड की बात करें, क्रेडिटर यानी कि ऋणदाता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, डिपॉजिटर यानी कि जमा करता है। आखिरी ऑप्शन की बात करूं, मॉर्गेज यानी कि गिरवी है। सो डेफिनेटली आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, दिवालिया या बैंकरप्ट। बिल्कुल, अगर हम बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिकली अनाउंस करता है कि वह ऋण चुकाने में, लोन वापस करने में असमर्थ है तो उसे दिवालिया घोषित किया जाता है और कहा जाता है उसका दिवाला निकल गया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इज द ओल्ड नेम ऑफ। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का पुराना नाम क्या है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज सेबी, नेक्स्ट वन इज एनएससी, थर्ड वन इज बीएससी, लास्ट वन इज नास्डैक। तो डेफिनेटली आंसर की बात करें, सो हियर इट इज ऑप्शन नंबर सी, बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशियन कॉन्टिनेंट। तो आपका नाम एक ही होना चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसे शुरुआती स्तर पर इसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसे आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, और सेंसेक्स इसका सबसे बड़ा इंडेक्स है। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 कॉइन्स वर डिफाइंड? सिक्का अधिनियम 2011 की किस धारा के तहत सिक्के परिभाषित किए गए? ऑप्शन की बात करें, सेक्शन 3 धारा 3, सेक्शन 4 धारा 4, सेक्शन 5 धारा 5, और लास्ट वन इज सेक्शन 6 धारा 6। बिल्कुल, तो आंसर यहाँ आपके सामने रहा, सेक्शन 6 दैट इज धारा 6। जी हाँ, अगर हम सिक्कों की बात करते हैं, सिक्कों को प्रोड्यूस करना, उनको मिंट करना, उनको ढालना, इन सारे जो नियम कानून हैं, कायदे हैं, वह सेक्शन 6 जो है उसमें वर्णित है कॉइनेज एक्ट 2011 के। डेफिनेटली। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अप्रोच टू 11th 5-year प्लान लेज एम्फेसिस ऑन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज मार्केट अप्रोच यानी बाजार आधारित पहुंच पर जोर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास पर जोर देता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात करता है। आखिरी ऑप्शन की बात करूं, रोल ऑफ स्टेट एंड प्लानिंग, राज्य एवं योजना की भूमिका पर बढ़ावा देता है। सो डेफिनेटली आंसर की बात करेंगे, सो ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास। समावेशी विकास यानी कि विकास में सबका समावेश हो, विकास में भारत के सभी वर्गों का समावेश हो, इस पर जोर देती थी 11 पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who maintains the foreign exchange reserve in India? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत का आयात निर्यात बैंक। तीसरे ऑप्शन की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, और आखिरी ऑप्शन की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। चलिए तो आंसर की बात करेंगे, सो हियर इट इज ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। बिल्कुल, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसे हम केंद्रीय बैंक के तौर पर भी जानते हैं, जो कि भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी विनिमय है, वो सबके मेंटेन का जो वर्क है वह रिजर्व बैंक के पास ही है, और सभी कंट्रीज में ही ऐसा होता है कि उन पर्टिकुलर कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वहां का मुख्यतः केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ही देखता है। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? ऑप्शंस की बात करें, डिक्रीज इन प्रोडक्शन यानी उत्पादन में कमी है। नेक्स्ट वन इज राइज इन मनी वैल्यू, मुद्रा की कीमत में वृद्धि है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, राइज इन मनी वैल्यू एंड डिक्रीज प्रोडक्शन, मुद्रा कीमत में वृद्धि और उत्पादन में कमी इसका कारण है।
या फिर राइज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज प्रोडक्शन, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी इसका कारण है। बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज प्रोडक्शन। बिल्कुल, हम बात करें अगर प्रोडक्शन में कमी आती है और लोगों के पास ज्यादा मुद्रा पहुंच जाती है, हमारी जेबों में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम डिमांड ज्यादा करते हैं और उस ज्यादा डिमांड की वजह से सप्लाई कम हो जाती है। तो जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ती हुई ही नजर आती हैं, जिसे हम महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे। फॉरेन एक्सचेंज मींस विदेशी विनिमय का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, ऑप्शंस की बात करें, गुड्स ऑफ अनदर कंट्री, क्या दूसरे देश की वस्तुएं इसका अर्थ है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश की सेवाएं इसका अर्थ हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें, कैपिटल ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश की पूंजी से इसका अर्थ है। या आखिरी ऑप्शन की बात करें, करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश की मुद्रा इसका अर्थ। सो आंसर की बात करेंगे, सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमारे पास रुपए नहीं बल्कि डॉलर्स होने चाहिए, और अगर कोई अमेरिकी भारत आता है तो उसके पास डॉलर नहीं बल्कि रुपये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों की मुद्रा से संबंधित है फॉरेन एक्सचेंज। डेफिनेटली, तो हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, द डिसीजन मेड अपॉन एनी बिल एज अ मनी बिल बाय, कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, नेक्स्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन की बात करूं काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्य परिषद, और आखिरी ऑप्शन की बात करूं स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे, सो दैट इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी मे बी, क्योंकि स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि लोकसभा में ये बिल जो है निश्चय किया जाता है। भारत में इस समय जो लोकसभा की अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होना चाहिए या फाइनेंस बिल होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ सेशन को करेंगे यहीं खत्म। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड यस कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस योर रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। डू शेयर द वीडियो लिंक so that maximum of your candidates friends can avail all the videos and get benefited by each and every detailing provided by us. Subscription if not done yet, do subscribe our channel to access each and every video easily in further future. mahindraguru.com पे फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।